हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। माय नेम इज़ अशोक। एग्जाम स्पेसिफिक में आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2016 में हिस्ट्री से आए हुए सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ये आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। बी उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? हमने पढ़ लिया इसे। ए वाला आएगा, सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है? तो डी उत्तर आएगा इसका। ये अम्बाला शहर के निकट स्थित है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, धर्म का विपरीत क्या होता है? तो काफ़ी इजी है ये, अधर्म आएगा इसका। आगे, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो बी उत्तर आएगा इसका, होमो नलेडी। ये 2016 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था और हिस्ट्री के साथ रिलेट करके इसे पूछा गया था। यानी कोई भी हिस्ट्री का जो टॉपिक होगा, अगर करंट में वो करंट अफेयर सॉरी करंट अफेयर में चर्चित होगा तो वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में पूछे जाने की संभावना उसकी होगी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट ईंट के बने भवन थे। सी उत्तर आएगा। ईंट कह सकते हो, पक्की ईंट। वैसे पक्की ईंटों का यूज़ यहाँ पे किया गया था। बाकी अगर बात करें वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली, तो ये सब चीज़ें इसकी विशेषता थी। पर मुख्यतः जो मुख्य विशेषता जो इसे बाकी सभ्यताओं से अलग करती थी वो थी पक्की ईंटों के बने भवन या फिर ईंटों के बने भवन कह लो। सी उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहले पहिए बने थे लकड़ी के। सी उत्तर आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो बीमारियों का उपचार दिया गया है अथर्ववेद में। ए उत्तर आएगा। और इसी के साथ इसमें वशीकरण हो गया, जादू टोना, भूत प्रेत, मंत्र आदि के बारे में भी ज्ञान दिया गया है या फिर लिखा गया है। इसमें औषधियों के बारे में भी वर्णन है। बीमारियों के बारे में ये से लिखा गया, तो औषधि लिख के भी आ सकता है, तो इसका उत्तर भी अथर्ववेद ही आएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में अवध जाना जाता था कौशल के नाम से और इसकी राजधानी थी अयोध्या। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो सम्राट अशोक पुत्र थे बिंदुसार के। बी उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। बी उत्तर आएगा इसका। नेक्स्ट है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। तो इसे लिखा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो ये लिखा था विशाख दत्त ने। लिख देता हूँ, विशाख दत्त। पूछ लेता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। सी उत्तर आएगा। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? मालविकाग्निमित्रम लिखा था कालिदास ने। डी उत्तर आएगा। पूछ लेता है, मालविकाग्निमित्रम में किसकी कहानी है? जैसे पीछे भी पूछ लिया था। यहाँ पे देख सकते हैं, मुद्रा राक्षस नाटक में किसके बारे में बताया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो मालविकाग्निमित्रम में किसके बारे में बताया गया? तो ये मालविका अग्निमित्र से, मालविका प्लस अग्निमित्र, इनके बारे में बात की गई है। इनकी प्रणय कथा है इसमें। अग्निमित्र कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश पढ़ा होगा, जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं शुंग वंश, तो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे ये। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। आगे चलते हैं। बौधायन, मानव, आप, स्तंभन और कात्यायन, ये लोग कौन हैं? तो ये हैं प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। बी उत्तर आएगा। इन्होंने रचना की थी शल्व सूत्र की। शुल्व सूत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब किया था? 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में गठन किया था। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है? तो मुख्यतः जो त्रिरत्न की अवधारणा है ये संबंधित है जैन धर्म से। बी उत्तर आएगा इसका। जो जैन त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण।
बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हैं, ये हैं बौद्ध, धम्म और संघ। पर जो मुख्यतः जो त्रिरत्न की अवधारणा है वो संबंधित है जैन धर्म से। तो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, ये 3 त्रिरत्न हैं जैन धर्म के। यहाँ पे जैसे बौद्ध और जैन दोनों आ जाएगा तो जैन धर्म आप टिक करेंगे। अगर अलग अलग आएगा तो यहाँ का जैन धर्म ना होता तो बौद्ध धर्म टिक कर सकते थे हम लोग। आगे चलते हैं। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये वाला, विष्णु शर्मा आंसर आएगा। आगे, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तवांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। सी उत्तर आएगा। इसे लामा लोड्रो ग्यात्सो द्वारा 1680 से 81 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। ये एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। अगला प्रश्न है, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द हॉली बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। तो सीट ऑफ द हॉली बुद्धा के नाम से जाना जाता है धमेक स्तूप सारनाथ को। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था, पूछ लेता है कि भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो कह सकते हैं तो ये धर्म चक्र परिवर्तन आएगा। सी उत्तर आएगा, धमेक स्तूप सारनाथ, ये ए वाला उत्तर आएगा। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो राजा खारवेल जो थे ये उड़ीसा के राजा थे, उड़ीसा के थे। जो कलिंग का क्षेत्र था ये सब इनके अधीन आता था। तो खंडगिरी गुफाएं इसका करेक्ट आंसर होगा, डी वाला। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे श्री गुप्त। सी उत्तर आएगा। पूछ ले गुप्त साम्राज्य के प्रथम शक्तिशाली शासक। तो इनके जो प्रथम शक्तिशाली शासक थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी प्रश्न पूछता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि निम्न में से किसे विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? ऑप्शन में दे देगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य दे देगा। तो इस प्रकार से पूछ लेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम को। तो यहाँ पे ये वाला प्रश्न, इस गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त के नाम से जाना जाता है। प्रथम शक्तिशाली शासक कौन थे गुप्त साम्राज्य के? तो चंद्रगुप्त प्रथम। विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला प्रश्न, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो फाह्यान ने भ्रमण किया था। फाह्यान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं बारामिहिर। डी उत्तर आएगा। जो पंच सिद्धांतिका है ये एक ज्योतिष शास्त्र का किताब है, ज्योतिष विद्या की। बृहत संहिता में ये जो है बृहत संहिता है संस्कृत का विश्वकोश है, यानी डिक्शनरी है संस्कृत की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? ये भी संस्कृत की डिक्शनरी के क्वेश्चन को पूछा गया है। तो संस्कृत का शब्दकोश है अमरकोश। सी उत्तर आएगा। अमरकोश की रचना की थी अमर सिंह ने। ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि क्या कहते हैं इनको? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और ये उनके नवरत्नों में से एक थे, अमर सिंह जो थे। अगला प्रश्न है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति का जनक कहा जाता है यूक्लिड को। ये उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। सी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी पुस्तक जो है इसमें वर्णन किया गया है कश्मीर के राज्य वंश के बारे में। बी उत्तर आएगा। एक और प्रश्न पूछता है कि राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो रचना की थी कल्हड़ ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तंत्रिका योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है? उड़ीसा को माना जाता है। सी उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब तक किया गया था?
तो भूटान पर कूच बिहार के राजा संगलदीप द्वारा शासन किया गया था 7वीं शताब्दी में माना जाता है। इसका उत्तर आएगा ए, 7वीं शताब्दी के आसपास बिहार के राजा थे संगलदीप, इन्होंने भूटान पर नियंत्रण कर लिया था। अगला प्रश्न है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो राजा वंश जुड़े थे, परमार वंश से, सी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? तो दक्षिण भारत से संबंधित देख लीजिए, सातवाहन दक्षिण भारत के वंश हैं। पाल वंश बंगाल से रिलेटेड है, ना कि दक्षिण भारत से, बी उत्तर आएगा ये पाल वंश। अगला प्रश्न, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो कामरूप जो थे ये असम को कामरूप के नाम से भी जाना जाता है, सी उत्तर आएगा, और असम में ही ये साम्राज्य मौजूद था। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हो। यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगला प्रश्न है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान राजा माना जाता है? तो पूर्व चोल राजाओं में से सबसे महान राजा माना जाता है करिकाल को, सी उत्तर आएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पूर्ववर्ती राजाओं की बात की गई है, बाद के चोल राजाओं के बारे में नहीं पूछा गया है। करिकाल का जो शासनकाल था 190 ईस्वी के आसपास का था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो अब ये चोल राजा हैं, ये बाद वाले चोल राजा हैं, जो वहाँ पे पहले पूछा गया था करिकाल वगैरह, वो पहले के समय थे, पूर्ववर्ती चोल राजा थे। तो यहाँ पे आंसर आएगा राजराज प्रथम के समय में चोल राजाओं की जो नौसेना शक्ति थी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी, जिसकी वजह से इन्होंने श्रीलंका और कई सारे द्वीपों पे कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी थी अनुराधापुर, सी उत्तर आएगा, और इसे राजराज प्रथम ने जीत लिया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर डैश में स्थित है? बृहदीश्वर मंदिर के बारे में पूछ रहा है। बृहदीश्वर मंदिर स्थित है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तंजावुर जिला में स्थित है ये मंदिर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था? गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर का निर्माण कराया था राजेंद्र चोल प्रथम ने, ये उत्तर आएगा। ये राजराज प्रथम का पुत्र था, राजेंद्र चोल प्रथम। अगला प्रश्न है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल राजवंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल तृतीय, बी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, पहले के चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो जो चेर वंश थे, चेर से याद रखिएगा केर, एक वर्ड केर, और केर जो वर्ड था यही बाद में केरल हुआ, यहीं से केरल वर्ड निकला था जो अब स्टेट है। तो अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में यहाँ पे है केरल, तो ये जो केर वंश था यहाँ पे केरल और यहाँ तमिलनाडु के आसपास का वंश था, तो तमिलनाडु और केरल, ए उत्तर आएगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन हैं? तिरुक्कुरल नामक, ये थोड़ा अगर कह सकते हैं टफ प्रश्न है, पर इसे ऑप्शन से कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, जैसे कि कालिदास इसका नहीं आएगा, ये संस्कृत के ज़्यादातर इन्होंने रचनाएं संस्कृत में हैं, कबीर दास नहीं आएगा, मीरा दास भी आप हटा सकते हैं, और तिरुवल्लुर यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा बी। ये जो है ये तिरुक्कुरल जो ये है ग्रंथ है, ये तमिल भाषा में लिखा गया है। इसमें आचरण शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन आदि के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? संस्कृत में नहीं रचित है तो तिरुक्कुरल, जिसके बारे में भी डिस्कस किया हमने, बी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो महेंद्र वर्मन प्रथम, बी उत्तर आएगा इसका। इन्होंने रचना की है मत्तविलास प्रहसन की, मत्तविलास प्रहसन, ये एक हास्य ग्रंथ है, इस पे बौद्ध भिक्षुओं पर व्यंग लिखा है इन्होंने। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? लगभग 30,000 साल के आसपास पुरानी मानी जाती हैं, 30,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व की। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में, इजी प्रश्न है थोड़ा।
आगे विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक ने, बी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पे स्थित है? इसे सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है, हमने भी पढ़ा था। ये स्थित है सारनाथ में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पे स्थित है? दांत का मंदिर जो है इसे कहा जाता है टेम्पल ऑफ टीथ के नाम से भी जाना जाता है, टेम्पल ऑफ टूथ। यहाँ पे ये कैंडी शहर में है, श्रीलंका के कैंडी शहर में। यहाँ पे का जो शाही महल परिसर था, यहाँ पे भगवान बुद्ध के दांत रखे गए थे और उसी के नाम पे, उसी की वजह से इसे दांत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं वो बौद्ध गुफाओं में वर्णित करती हैं। ये भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत उदाहरण है, विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में वह डैश में स्थित है। पूछा है वो कहाँ पे स्थित है, तो स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, बी उत्तर आएगा। खजुराहो के स्मारक कहाँ पे पाए जाते हैं? खजुराहो स्मारक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, सी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो ये नागर शैली को उजागर करता है। नागर शैली वो शैली थी जब मंदिरों में इस प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती थी या शुरू हुई थी, इस प्रकार की ये गुंबद टाइप इस तरह से बनने जब शुरू हुए थे मंदिर में, तो इसे नागर शैली कहा जाता है। साउथ में जो मंदिर देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से मंदिर देखने को मिलेंगे आपको, वो द्रविड़ शैली है, ये अलग स्ट्रक्चर है, और ये वाला अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये नागर शैली वाले स्ट्रक्चर है। तो जो खजुराहो या उत्तर भारत में ज़्यादातर जो मंदिर देखने को मिले थे बाद में, वो नागर शैली के मंदिर थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? संगमरमर का मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा जैन मंदिर, काफ़ी भव्य मंदिर है ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तिरुमाला मंदिर स्थित है वेंकटाद्रि पहाड़ी पर, डी उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर इस वंश के शासन काल के दौरान बनाया गया था। तो कांचीपुरम का जो कैलाशनाथ मंदिर है वो किस वंश के शासन काल के दौरान बनाया गया था? तो पल्लव वंश, जो पल्लव वंश था ये भगवान शिव के काफ़ी बड़े पुजारी माने जाते थे। तो इस ज़्यादातर जो शिव भगवान के जो मंदिर थे वो पल्लवों के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। तो कैलाशनाथ मंदिर जो बना था वो पल्लव शासनकाल के दौरान बना था। ये तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में है, इसे बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था इसे, 8वीं शताब्दी में बनवाया था, तमिलनाडु के कांचीपुरम में। ये वाला प्रश्न भी पूछा जाता है, यही पूछा गया है, सॉरी तमिलनाडु कांचीपुरम में, ये भी पीछे मेरे ख्याल से पूछा गया था, और याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, पल्लव वंश के द्वारा। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर यहाँ स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है, ए उत्तर आएगा इसका, तमिलनाडु के मदुरै में। इसे मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर मीनाक्षी अम्मान मंदिर भी कहा जाता है इसे। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती है ना ही वह संक्षारित होता है। वह किस धातु से बनाया हुआ है? तो ये लोहे से ही बनाया गया है, ए उत्तर आएगा इसका। और इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए कि इसका जो निर्माण था वो सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व के आसपास कराया था। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप स्थित है अरब सागर में, डी उत्तर आएगा इसका, यानी महाराष्ट्र के पश्चिमी साइड में स्थित है। ये भगवान शिव और बुद्ध के गुफा मंदिर है यहाँ पे। इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूटों द्वारा। ये 5वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण कराया गया था। पूछ सकता है एलिफेंटा जो द्वीप है यहाँ पे मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है कोणार्क मंदिर को, कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क जो सन टेम्पल है ये उड़ीसा में है। इसे गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था गंग वंश के द्वारा, और इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया था।
अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई बौद्ध गुफाएं 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थीं, वह कितनी प्राचीन थीं? तो ये जो बनाई गई थी ये 2वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास बनाई गई थी। बी उत्तर आएगा इसका। और वाकाटक वंश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ये वाकाटक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखी और साझा की गई मान्यताओं का द्योतक है? तो ए उत्तर आएगा, संस्कृति। संस्कृति या कल्चर कह लो। जो संस्कृति का वर्तमान रूप किसी समाज की दीर्घ काल तक अपनाई गई पद्धतियों का परिणाम होता है। जो भी हमारा कल्चर है आज, वो तुरंत डेवलप नहीं हुआ, मतलब 100, 200, 300 साल में जो भी इंसान सीखता है वही धीरे धीरे जो उसी मतलब जो भी सीखता है उसका परिणाम होता है, मतलब कल्चर या फिर संस्कृति। ये उत्तर आएगा इसका। आगे चलते हैं, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादार गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। सी उत्तर आएगा, ये 1178 ईस्वी की घटना थी। अगला प्रश्न, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का दास था। अगला प्रश्न, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में स्थित है। बी उत्तर आएगा। आगे, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो इसका जो निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के बाद। ये 1206 से इनका शासनकाल था 1210 ईस्वी में। बाद में इनका देहांत हो जाता है और उसके बाद ये जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण कार्य जारी रहता है। बाद में इल्तुतमिश इन सब के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। आगे चलते हैं, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। बी उत्तर आएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1225 ईस्वी तक जीवित थे? 1253 से 1325 ईस्वी आएगा तक जीवित थे, जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था। तो इसका आंसर आएगा अमीर खुसरो। बी उत्तर आएगा। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तूतीय हिंद कह लो या फिर तोता हिंद। इनका पूरा नाम था अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? तो दिल्ली से अपनी राजधानी बदली थी दौलताबाद या फिर देवगिरी के नाम से भी जाना जाता था इसे। ए उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो इनके विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे हरिहर प्रथम। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा की गई थी। पूछता है कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1336 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा। अगला प्रश्न, वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी ये वाला प्रश्न है। वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था? तो हम्पी, वर्तमान समय का हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर का निर्माण डैश ने किया था? किसने किया था? तो रुद्रदेव ने किया था। ए उत्तर आएगा। ये 1163 ईस्वी में काकतीय वंश से संबंधित है। ये काकतीय वंश के राजा थे और 1163 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। ये वर्तमान में वारंगल में स्थित है। वारंगल ये पड़ता है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ थी सिसोदिया वंश की राजधानी। बी उत्तर आएगा। इसी वंश के महाराणा प्रताप थे। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है को किसके द्वारा बनाया गया था? इसको बनाया गया था महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा। ए उत्तर आएगा। अगला प्रश्न,
दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? ये खगोलीय वेधशाला थी। डी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, हवा महल का निर्माण किसने कराया था? हवा महल का निर्माण कराया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह। सी उत्तर आएगा इसका। ये कराया था 1799 के आसपास कराया गया था। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया गया था? चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया गया था होयसल राजवंश के द्वारा। ये मंदिरों हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं 10-12 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और एक पाली में नहीं कई पालियों में आपको देखने को मिलेगा। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं उसका निर्माण किसने कराया था, किस राजवंश के द्वारा कराया गया था, ये आप जरूर याद रखिएगा। और किस भगवान, कई मंदिर हैं किस भगवान से संबंधित है वो भी पढ़ लीजिएगा। तो चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण कराया गया था होयसलों द्वारा। ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के बेलूर जिले में। और यहाँ पे एक बार और जान लीजिए कि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो होयसल राजा थे, नाम था विष्णुवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैले बीमारी के निर्मूलन के याद में किया गया था? तो प्लेग फैला था। प्लेग का जब अंत हुआ था उसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सी मीनार है? तो चार मीनार है। बी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, बीजापुर, ये डैश यहाँ पे ब्लैंक है, डैश बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। तो गोल गुम्बज आएगा उत्तर आंसर, बी आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वोडेयार महाराजा का निवास भी था। तो जब वोडेयार वंश की बात की जाए तो वोडेयार वंश कहाँ पे था? मैसूर में था। तो मैसूर महल इसका उत्तर आएगा, ए आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा, ए उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, 15वीं सदी में बाबर ने डैश खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था। तो बाबर ने पोलो खेल को काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बनाया था, बी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल वंश के जो शासक थे इनको सुल्तान नहीं कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक होंगे उनको सुल्तान कहा जाएगा। जैसे खिलजी हो गए, लोधी हो गए, तुगलक हो गए, ये सब सुल्तान कहलाएंगे, पर मुगल जो शासक थे इनको सुल्तान नहीं कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम कौन सा है? उल्टा सही अनुक्रम पूछा है। अब यहाँ पे देखिए, पहले बाबर आएंगे, बाबर के बाद हुमायूं है, हुमायूं के बाद है अकबर, अकबर के बाद है जहांगीर, जहांगीर के बाद था शाहजहां, और बाद में फिर औरंगजेब। इस प्रकार से ये वंश चल रहा था और आगे लास्ट में आता है बहादुर शाह तृतीय। इनकी डेथ हुई थी रंगून में, बहादुर शाह तृतीय अंग्रेजों द्वारा हिरासत में लिया गया था। तो देख लीजिए यहाँ पे उल्टा लगाना है हमें, उल्टा वाला। तो इधर से शुरू करेंगे। तो अगर बहादुर शाह तृतीय कहीं पे दिख जाएं तो वो देख लीजिएगा। सॉरी, बहादुर शाह तृतीय नहीं है, द्वितीय होंगे ये, ठीक है। तो बहादुर शाह द्वितीय, फिर उसके बाद औरंगजेब, शाहजहाँ, जहाँ पे देखिए फिर अकबर, सी उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो बादशाह अकबर का विरोध किया था चांद बीबी ने, सी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? तो ये आगरा फोर्ट आएगा, ये उत्तर आएगा। ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा कि है। तो बुलंद दरवाज़ा ये फतेहपुर सीकरी में है। सलीम चिश्ती की दरगाह ये भी यहीं पे है। दीवाने खास भी फतेहपुर सीकरी में है। कुतुब शाही मकबरे ये यहाँ पे नहीं है। डी उत्तर आएगा इसका। कुतुब शाही मकबरे कहाँ पे हैं? ये है हैदराबाद में। कुतुब शाही वंश हैदराबाद से संबंधित है। कुली कुतुब शाह के बारे में जानते हैं, हमने भी पढ़ा था, जिन्होंने चार मीनार का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, जोधाबाई महल। तो गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ से संबंधित नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। अगला प्रश्न, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला बनाया गया था शाहजहां के शासनकाल में। डी उत्तर आएगा इसका। लाल किले के बारे में और जान लीजिए थोड़ा सा। इसका निर्माण 1648 ईस्वी के आसपास करवाया गया था और इसके दो द्वार हैं। इस पर भी क्वेश्चन आता है, एक पश्चिमी द्वार है, एक दक्षिणी द्वार है। पश्चिमी द्वार को लाहौरी गेट के नाम से जाना जाता है, लाहौरी दरवाज़ा, और दक्षिणी गेट को दिल्ली दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। ए उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है, कौन सा? जय विलास महल ये भी है, रानी लक्ष्मीबाई ये भी है। अगर ये प्रश्न टफ लगे तो यहाँ पे देख लीजिए, ये एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो गोलकोंडा है, गोलकोंडा कहाँ पे स्थित है? तो ये हैदराबाद साइड में स्थित है गोलकोंडा। यहाँ से भी आप इसे एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं कि यही वाला जो है, अगर ये मध्य प्रदेश, अगर मैप में देखें मध्य प्रदेश यहाँ पे है और बाकी जो स्थित वो चीज़ें वो सब यहाँ पे हैं, ये गोलकोंडा महल। तो इसे इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं। सी उत्तर आएगा इसका। गोलकोंडा किला जो है इसे हैदराबाद में है, कुतुब शाही वंश द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोचीन में अपना प्रथम जो किला था उसका निर्माण कराया था। ये अल्फांसो दा अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में करवाया था, 1503 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गोवा के बारे में पूछा है कि गोवा में पहली बार पूछे कब आए थे, ये नहीं पूछा कि पुर्तगाली भारत कब आए थे। तो गोवा में सबसे पहले 16वीं सदी में पहुँचे थे, 1510 ईस्वी में। वैसे भारत पूछे तो 1498 ईस्वी में ये लोग आ गए थे, पर गोवा के बारे में पूछा है तो 1510 ईस्वी में पहुँचे। सबसे पहले कहाँ पे आए थे? केरल में, केरल के कोचीन में। अगला प्रश्न, 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो 1505 ईस्वी में सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण कराया गया था। ये केरल में कराया गया था, सबसे पहले जो किला बना था इनका, और सबसे पहले ये लोग केरल में आए भी थे, कोचीन में। तो 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट का। ए उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो भारत करता था सूते एवं रेशमी कपड़ों का निर्यात। डी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था? तो इन्होंने भारत में अपने आप को स्थापित किया 1600 से 1612 ईस्वी के आसपास। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ये लोग बाद में आए थे। तो किसके टाइम पे आए थे? जहांगीर के टाइम पे आए थे। ये वाला क्वेश्चन पूछता है। इस समय भारत में जहांगीर का शासनकाल था। अगला प्रश्न, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से एक युद्ध उसमें शामिल नहीं था। कौन सा था? एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा गया था, एंग्लो सिख भी लड़ा गया था, एंग्लो मैसूर भी लड़ा गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। एंग्लो बांग्ला जैसे कोई भी युद्ध हमने नहीं पढ़ा इतिहास में। डी वाला ये उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो अमृत सरोवर झील। ए उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य स्थित है? अमृत सरोवर। सी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया था? इन्होंने 5 शहरों में कराया था, दिल्ली, जयपुर,
दिल्ली हो गया, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और था बनारस। ये 5 शहर थे, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। अगला प्रश्न, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो अहमद शाह अब्दाली से युद्ध किया था मराठाओं ने। सी उत्तर आएगा। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। ए उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चिल्लियाँ वाला युद्ध कब लड़ा गया था? चिल्लियाँ वाला युद्ध लड़ा गया था 1849 ईस्वी में। सी उत्तर आएगा इसका। ये अंग्रेजों और सिख सेना के बीच लड़ा गया था और दूसरी तरफ थे सिख, अंग्रेजों और सिख सेना के मध्य। अगला प्रश्न, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो प्लासी युद्ध लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ए उत्तर, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। प्लासी युद्ध 23 जून ये लड़ा गया था, 23 जून 1757 ईस्वी में। ये सन पूछता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। किसके मध्य लड़ा गया था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव धोखे से नवाब सिराजुद्दौला को हरा देता है और ये जीत जाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। डी उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी शिक्षा भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो इसका वकालत की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था? रामकृष्ण मिशन का गठन किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। कब किया था? 1897 ईस्वी में, कलकत्ता के बेलूर मठ में। कलकत्ता के बेलूर मठ में किया था। अगला प्रश्न है, बेलूर मठ कहाँ पे स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये उत्तर आएगा, कलकत्ता में। यहाँ पे रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी है। 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के नाम से भी जाना जाता है। 1839 में हुई थी, यूएसए के शिकागो में। शिकागो में हुई थी। यहाँ पे भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ए उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था? जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ाने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। तो इसका उत्तर आएगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की कहाँ पे पूछ लेता कहाँ पे आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे हुई? तो बम्बई उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ए उत्तर आएगा इसका। इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो? तो ये होता है संरचनात्मक व्यवहारिता। ये एक प्रकार से समाजशास्त्र का प्रश्न है। नेक्स्ट, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हों। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी ईवी रामास्वामी ने। सॉरी, रामस्वामी आंसर आएगा, ईवी रामस्वामी। इन्होंने 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में वायकोम मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश को लेकर आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो इनको गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी को भी सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। तो पूछ ले कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले
महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को सामान्यतः गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। सी उत्तर आएगा। इन्होंने राष्ट्रगान की रचना की थी। अगला प्रश्न, वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। इसका उत्तर आएगा सी वाला। 1952 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे इन्होंने प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में जो था नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। इन्हें सीमांत गांधी, बादशाह खां, फ़ख्र अफ़गान आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्हें 1987 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता? तो बादशाह खां के नाम से किसे जाना जाता है? अभी हमने पढ़ा था, खान अब्दुल गफ्फार खान आंसर आएगा। हाँ, सी वाला ही है इसका। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? इंग्लिश में इन्होंने कहा था, लाइव एज इफ़ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ़ यू वर टू लिव फॉर एवर। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे। जो प्रतिज्ञा के बारे में पूछा है, जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है उसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे पिंडारी मार्री वेंकट सुब्बा राव। इन्होंने 1962 ईस्वी में तेलुगु भाषा में जो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है उसकी रचना की थी, जिसे बाद में अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम कुरान सही है, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब ये भी सही है, जैन धर्म उपनिषद ये गलत है। सी उत्तर आएगा। उपनिषद जो है वैदिक धर्म के ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो जॉर्ज बुलर ने किया था। बी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक थे महात्मा गांधी। इन्होंने 1909 ईस्वी में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय जो पानी का जहाज़ होता है उसमें इसकी रचना की थी, हिंद स्वराज की। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत से बाहर नहीं की गई थी? तो भारत से बाहर नहीं की गई थी हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। इसकी स्थापना जो थी इंडिया में की गई थी। बाकी जो इंडिया हाउस, इसकी स्थापना की गई थी लंदन में, श्यामजी वर्मा और भीकाजी कामा जी द्वारा, और दादाभाई नौरोजी भी इसमें शामिल थे। गदर पार्टी इसकी कनाडा में इसकी स्थापना की गई थी। बर्लिन समिति, बर्लिन समझ लीजिए जर्मनी में है, तो जर्मनी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है? तो देख लीजिए, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनको फांसी दी गई थी। डी वाला उत्तर आएगा। चंद्रशेखर आज़ाद, इनको फांसी नहीं दी गई थी। इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में इन पे हमला किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, जिसके बाद इन्होंने लड़ते लड़ते अपने आप को खुद गोली मार ली थी। तो इलाहाबाद कंपनी गार्डन में इनकी शहीदी हुई थी। इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कंपनी गार्डन याद रखिएगा। कब की घटना है ये? 17 दिसंबर 1928 की घटना थी। आगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी हमने पीछे पढ़ा था। ये वाला जो HSRA है, इसकी रचना भारत में की गई थी और ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। यही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे देख लीजिए, भगत सिंह उत्तर आएगा, डी। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह और उनके साथियों ने
किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। सी उत्तर आएगा। देखिए 3 मई 9 अप्रैल 2 बार इसे रिपीट करके पूछा गया था क्वेश्चन। आगे निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चिटगांव शास्त्रागार छापा में भाग लिया था? तो इसमें लिया था प्रीति लता वाडेदार ने। वाडेदार जो ये चिटगांव शास्त्रागार वाली घटना थी, इसके जो मास्टरमाइंड कह लीजिए, कर्ता धर्ता थे, वो थे सूर्यसेन। इन्होंने 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो चिटगांव का शास्त्रागार है उस पर आक्रमण किया था और वहाँ के जो भी हथियार थे उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो कमला लिखा था वीर दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने। बी उत्तर आएगा इसका। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 हैं। लाल बाल पाल जो थे गर्म दल के नेता थे, तो अन्य 2 हैं, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और थे ये, तीसरा नाम दिया गया विपिन चंद्र पाल। तो लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, बी वाला सही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो इनका देहांत हुआ था ग्वालियर में, और ग्वालियर में इनकी समाधि भी है, अगर उस पर क्वेश्चन पूछे तो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तो देख लीजिए, तांत्या टोपे, बहादुर शाह जफर, अशफाक उल्लाह खान और रानी लक्ष्मीबाई। तो इसमें सी उत्तर आएगा। अशफाक उल्लाह खान का संबंध पहले मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। 1857 वाले स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूछा गया है। तो अशफाक उल्लाह खान जो थे, ये 1927 में जो घटना हुई थी काकोरी कांड की, उससे संबंधित हैं, और इनको 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो नक्सलवाड़ी विद्रोह आएगा। डी उत्तर आएगा। जो विद्रोह हुआ था 1967 ईस्वी में हुआ था, आज़ादी के बाद हुआ था, और ये पश्चिम बंगाल में एक आतंकवादी जो गतिविधियां थी उसके विरोध में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ए उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? तो पहला एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ था 1824 ईस्वी से 1826 ईस्वी के आसपास। सी उत्तर आएगा इसका। और 1826 ईस्वी में यांडबो की संधि हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि यांडबो की संधि कब हुई थी? ये एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद हुई थी 1826 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लागू किया गया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के उपरांत। अगला प्रश्न, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? लैप्स की नीति को व्यापकता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। व्यापकता का सिद्धांत ये बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। सी उत्तर आएगा। इसमें विलय किए राज्य थे सतारा, संभलपुर हो गया, उदयपुर हो गया, झांसी, नागपुर। झांसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका विलय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? कब आया था? ब्लैंक पूछा गया है। तो 1858 ईस्वी में आया था। 1857 ईस्वी का विद्रोह विफल हो गया था, जिसके उपरांत 1858 ईस्वी में जो भारत का जो भी शासन था वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया था। अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था? तो 1919 ईस्वी में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे, ये 1919 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? तो अधिनियम में एक अलग प्रस्तावना थी, ये सही है। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया, ये भी सही है, क्योंकि ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसी के तहत जो आज 2 सदन हम देखने को मिलते हैं आज,
ये इसी अधिनियम के तहत आए थे। अगला अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग प्रदान किया है, ये भी सही बात है। अगला प्रश्न, अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष अवतरित की, ये गलत है, डी उत्तर आएगा। क्योंकि जो अधिनियम था उसी में लिखा गया था कि जो भी ये सुधार होंगे वो सिर्फ 10 वर्ष के लिए होंगे और 10 वर्ष के बाद उनकी पुनः समीक्षा की जाएगी। तो ये 20 वर्ष का सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे, डी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था बंगाल में, बी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, 1867 ईस्वी में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1867 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने, ए उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 1905 के अगस्त में, 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। ये किस लिए की गई थी? तो ये की गई थी 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके उपरांत की गई थी, उसके विरोध में। और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी कलकत्ता में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन, 1905 ईस्वी में हुआ था, 1905 से 1918 तक चला था। बंगाल विभाजन के उपरांत किया गया था ये सब। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया था या कब बनाई गई थी? तो नई दिल्ली राजधानी बनाई गई थी 1911 ईस्वी में। कहाँ से शिफ्ट किया गया था? कलकत्ता से नई दिल्ली लाया गया था। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया था? तभी हमने पढ़ा इसको, कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था, सी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा, जिसे हम A.O. ह्यूम जनरली पढ़ते हैं। कब की गई थी? 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे रमेश चंद्र बैनर्जी, ए उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के डैश सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो 1996 ईस्वी में ये गाया गया था। अगला प्रश्न, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये रहे थे 1940 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो ये थी केसरी अखबार, ये मराठी लैंग्वेज में थी। केसरी अखबार, उसी के साथ एक और था मराठा अखबार, 2 अखबार शुरू किए थे इन्होंने। अगला प्रश्न, देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तो देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किया था ये थे तिरुपुर कुमारन, डी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक कौन था? स्वदेशी राज लीग को हम जानते हैं होम रूल लीग के नाम से, होम रूल लीग। इसकी जो स्थापना की गई थी, संस्थापक थे वो थे एनी बेसेंट थी इसकी संस्थापक, और इसी के साथ बाल गंगाधर तिलक भी थे, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना की थी होम रूल लीग की। अगला प्रश्न, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, बी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो अतुल डोलिया जी ने बनाई थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते हैं? तो ये मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी को, ए उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था।
किसके द्वारा किया गया? भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित किया गया था। ए उत्तर आएगा। किस पुस्तक में लिखा है इन्होंने? हिंद स्वराज 1909 में जो लिखी गई थी। अगला प्रश्न, डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? तो चंपारण सत्याग्रह था। सी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट वर्ष डैश में पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में पारित किया गया था ये। अगला प्रश्न, किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था? ये हुआ था बैसाखी वाले दिन। ए उत्तर आएगा। आगे, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो जनरल ओ डायर को लंदन जाके मारा था सरदार उधम सिंह जी ने। बी उत्तर आएगा। ये मारा गया था, इन्होंने मारा था मार्च 1940 ईस्वी में। आगे, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार शामिल था, विदेशी सामानों का बहिष्कार ये भी शामिल था, आम दंगे ये नहीं था शामिल भाई। सी उत्तर आएगा इसका। आगे, 1915-16 में स्थापित होम रूल लीगें निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसी की सहायता में काम करती थी। बी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। बी उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू, अभी हमने पढ़ा। और इसके अलावा थे CR दास, चित्तरंजन दास। कब किया था? तो 1923 ईस्वी में की थी स्थापना इसकी। अगला प्रश्न, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। सी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, 1927 ईस्वी के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। ए उत्तर आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, या फिर बी, आयोग में सर जॉन साइमन को शामिल किए जाने के विरोध में, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में, या फिर क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने की वजह से 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। डी उत्तर आएगा। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, कोई भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे। और ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई में कमीशन भारत आया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की हत्या की गई थी, या फिर उनकी मृत्यु हुई थी। 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह अंततः डैश के नेतृत्व में किया गया था। तो बारदोली सत्याग्रह किया गया था वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। बारदोली सूरत में स्थित है, सूरत जिले में है, गुजरात के। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण नमक सत्याग्रह था, जो 1930 में, ये डैश है ब्लैंक, डैश से महात्मा गांधी की अत्यंत लंबी पदयात्रा के साथ आरंभ हुआ था। तो ये साबरमती से आरंभ हुआ था। डी उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 के दिन प्रारंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था, जब साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने अपना पदयात्रा शुरू की थी। ये 24 दिन चले थे। 390 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी इन्होंने। और 24 दिनों के बाद, ये 4 है, 24 दिनों के बाद ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुँचे थे। और यहाँ पे इन्होंने नमक कानून भंग किया था। अगला प्रश्न है, दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में। किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे 1932 ईस्वी में। इसमें महात्मा गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था पूना समझौता पे। अगला प्रश्न, प्रांतीय चुनाव डैश साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? तो प्रांतीय चुनाव जो थे, प्रोविंशियल इलेक्शन से सबसे पहले भारत में कब आयोजित किए गए थे? तो
1936 से 37 ईस्वी में, सी उत्तर आएगा। 1936-37 में किए गए थे। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आया था, जिसके तहत इन चुनावों का जो चुनावों की व्यवस्था की गई थी। और 1935 के बाद 1936-37 ईस्वी में पहली बार इलेक्शन कराए गए थे। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो इनके पिता थे जानकीनाथ बोस और माता का नाम था प्रभावती। अगला प्रश्न, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक इसका गठन किया था, ए उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इस दल की स्थापना की थी इन्होंने। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो मोहन सिंह ने गठन किया था। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इंडियन नेशनल आर्मी जो थी इसका गठन सुभाष चंद्र बोस लगा देते हैं, पर इसका सही आंसर मोहन सिंह आएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन डैश में किया था? तो किया गया था 1942 ईस्वी में हुआ था इसका गठन, सी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया को प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, सी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था, बी उत्तर आएगा। कैबिनेट मिशन, जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे? तो ये इसमें शामिल थे सर पैथिक लॉरेंस, बी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? तो सबसे बड़ा जो सामंती राज्य था स्वतंत्रता से पहले वो था हैदराबाद, सी उत्तर आएगा। टोटल 565 रियासतें थीं और 565 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी वो हैदराबाद थी, सी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? अभी हमने डिस्कस किया, उत्तर आएगा ए हैदराबाद। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो भारत में टोटल थे 565 रजवाड़े, अभी हमने इसे भी डिस्कस किया था, सी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, डैश खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, सी उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? ये की गई थी 3 जून 1947 को इसकी घोषणा हो गई थी। इसे माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ था? तो 1947 ईस्वी में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो समय था आधी रात। ये प्रश्न भी पूछा गया था 2016 में, सी उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ए उत्तर आएगा इसका। तो यहाँ पे एक बात और जान लीजिए, पूछ ले कि अंतिम वायसराय, ठीक है, अंतिम वायसराय पूछ ले भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और पूछ ले स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, यही आएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इनका समय था 1947 ईस्वी से 1948 ईस्वी में थे ये। और एक प्रश्न पूछ लेता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये आएंगे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और अंतिम यही लास्ट में थे ये 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक थे
तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो थी ये गवर्नर जनरल की उपाधि समाप्त कर दी गई थी। फिर भारत में राष्ट्रपति आ गए थे। तो लास्ट वाला अगर पूछ ले कि सबसे अंतिम, यहाँ पे जैसे पूछ लिया कि भारत के सबसे अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही आंसर आएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका उत्तर भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आ जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल इस प्रकार से पूछेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उत्तर आएगा। पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका उत्तर राजगोपालाचारी नहीं आएगा, इसका उत्तर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय पूछ ले तो लॉर्ड माउंटबेटन। और एक और प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछ ले, जैसे ये तो अंतिम पूछा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लिया तो लॉर्ड माउंटबेटन, पर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यानी आज़ादी से पहले, तो उसका जो उत्तर है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम उसे डिस्कस करेंगे या उत्तर मैं बताऊंगा आपको। तो अंत में जाते जाते एक निवेदन है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इससे ज्वाइन कर लीजिए। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसका जो भी PDF होगा प्लस अन्य स्टडी मटेरियल जो भी होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप हमसे या मुझसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। @examspecific ID है। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अंत में जाते जाते बस इतना कहूँगा, कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।